नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट पेपर 2 के लिए सोशल साइंस को पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है, फास्ट रिवीजन के तौर पे हम जल्दी जल्दी देखेंगे। ठीक है, एसएसटी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या 68 की एनसीईआरटी की बुक को सही से पढ़ लें, क्योंकि उसमें एक एक पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको एक एक पॉइंट आपको पता होगा तो जैसे भी आप क्वेश्चन अगर सीरियल वाइज लगाने आता है तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम फास्ट रिवीजन के तौर पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या करा कि 18वीं सदी के द्वितीयार्ध में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला कथन यहाँ पर करा कि इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई। दूसरा करा है कि इस कालखंड में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान कंपनी ने राजस्व आय के लिए अस्थायी बंदोबस्त नामक एक व्यवस्था लागू की। अब आपको बताना कि उपयुक्त दोनों में से कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला कथन ये सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, यानी इस कालखंड में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसमें लगभग 1/3 आबादी क्या समाप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए आपको अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी, ये सब जरूर पढ़ के जाए। ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि क्लास 8 की जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसे जरूर पढ़ के जाए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला यहाँ पर है कथन कि इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड कथन यहाँ पर कह रहा है कि इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। तीसरा कह रहा है कि इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार क्या सुरक्षित रखा गया था। ठीक है, आपको बताना है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही है, पहला कथन सही है, दूसरा सही है, तीसरा कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कथन सही नहीं है। ध्यान रखना, आपको यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला कथन है यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार की थी। दूसरा है इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी, जिसका अर्थ गांव या गांव का समूह था। तीसरा अगर इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था। ठीक है, चौथा यहाँ पर कह रहा है कि इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सही होगा। आपको बताना है कि इसमें केवल पहला और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला और चौथा। यानी कि जब आप देखेंगे तो ये पहला सही हो जाएगा आपका, ये चौथा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या विचार करना है। पहला कथन यहाँ पर कह रहा है कि इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। दूसरा कह रहा है कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। तीसरा कह रहा है कि इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। आपको बताना कि इनमें से कौन से कथन सही है। तो पहला कथन यहाँ पर देखते हैं कि इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया था। तो बिल्कुल सही, से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। दूसरा कह कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसानों से बंदोबस्त किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कि इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। ये बिल्कुल सही है, यानी कि जमींदारी व्यवस्था में आप देखेंगे तो ये रईतवाड़ी जो व्यवस्था है, ठीक है, इसको टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है कि ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। कौन थी? नील की खेती। ठीक है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। बिल्कुल सही है। नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। ठीक है, जहाँ पर नील की खेती को उगाया जाता था। देखते कि दोनों में से कौन से कथन सही हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला भी देखिए, आपके सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जब आपको पूरी नॉलेज रहेगी उस टॉपिक से संबंधित, तो आपको इस टाइप से आपको लगाना होगा कि कौन सा कथन सही है। आपने देखा होगा कि परीक्षा का जो पैटर्न पहले से बदल गया है। ठीक है, आपको ऐसे ही बताना है कि पहला सही है या दूसरा सही है या तीनों सही है।
जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। ये पूरी जानकारी कहाँ से होगी? जब आप एनसीईआरटी की किताबों को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी किताबों को नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते सीधे। तो पहले आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ेंगे, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे जब आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो, ठीक है। चलिए, अभी आपके पास समय है। ब्रिटिश काल में बागान मालिकों तथा नील की खेती करने वाले रैयत के मध्य टकराव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला कि बंगाल के किसानों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह की शुरुआत की। दूसरा है कि नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए नील आयोग बना, जिसने बागान मालिकों को निर्दोष बताया, ठीक है। आगे यहाँ पर कह रहा है तीसरा कथन कि चंपारण में महात्मा गांधी ने नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला और तीसरा केवल कथन सही है, ठीक है। यानी यहाँ पर पहला कथन सही है और तीसरा सही है, ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। तो इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहां की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे, बिल्कुल सही है। दूसरा कि ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। अब आपको बताना कि दोनों में से कौन से कथन सही है। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो पहला और दूसरा दोनों कथन सही है, ठीक है, क्योंकि झूम खेती में ऐसा ही किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश काल में आदिवासी मुखियाओं तथा उनकी परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है, आपको बताना है। पहला कथन यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको ध्यान देना है। पहला कथन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं का जमीन पर मालिकाना हक तो बना रहा, लेकिन उनकी शासकीय जो शक्तियाँ वो छीन ली गई, ठीक है। दूसरा कहा जा रहा है कि आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में काम करना पड़ता था तथा उन्हें नजराना देना पड़ता था। तीसरा कहा जा रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले कई जगहों पर आदिवासी मुखियाओं की अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन एवं प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कथन पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जो दिया है कि यहाँ पर दिया है कि पहला, दूसरा और चौथा। तो यहाँ पर चौथा नहीं होना चाहिए, तीसरा, क्योंकि यहाँ पर तीन ही स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। ऐसे विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, आपको बताना है, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखेंगे कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पर पहले ही आप देख लेंगे, यहाँ पर आंसर दे रखा है ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि पहला विद्रोह हुआ था कोल विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, वर्ली विद्रोह। देखिए, आपको ऐसे सीरियल लगाने के लिए जरूर आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसमें से जरूर आता है। हो सके तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, आपको ईयर भी यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आज़ाद करने के लिए आंदोलन किया। दूसरा कि बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। इसी क्रम में उसने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों दोनों का विरोध किया। तीसरा कथन यहाँ पर कह रहा है कि जमींदारों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से कोई परेशानी नहीं थी। चौथा कह रहा है कि सफ़ेद झंडा जो है बिरसा का राज प्रतीक था। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, आपको देखना था। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा कथन सही हो जाएगा। कौन सा? पहला, दूसरा और यहाँ पर चौथा कथन सही हो जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा और यहाँ पर चौथा कथन, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे आप कि कंपनी द्वारा मुगल बादशाह और उसके प्रभाव को समाप्त करने संबंधी उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि 19वीं सदी के प्रथमार्ध में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। दूसरा कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के द्वितीयार्ध में गवर्नर जनरल
कैनिंग ने फैसला किया कि बादशाह की मृत्यु के बाद उसके परिवार को लाल किले से निकालकर कहीं और बसाया जाएगा। अब दोनों कथनों में से आपको बताना कि कौन से कथन सही है। तो जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, यानी कि दोनों यहाँ पर गलत है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या है आपको विचार करना है। पहला है, गांव में किसान और जमींदार बहुत अधिक लगान एवं कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। दूसरा है कि कई नए नियम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे। तीसरा है कि भारतीय समाज सुधार के अंग्रेजों के प्रयासों से भारतीय जनता रुष्ट थी। आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है, यानी कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत निम्नलिखित में से कब हुई थी। आपको बताना है 3 मई 1857 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना। आपको बताना कि कहाँ से विद्रोह जो हुआ था वहाँ पर नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर जो सही होगा पहला है, दूसरा और यहाँ पर पांचवा। ठीक है, ब्रिजेश कद्र ये लखनऊ में नेतृत्व किए थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी में, और कुंवर सिंह आपकी क्या मंडला, और ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कुंवर सिंह कहाँ पर, बिहार में। ठीक है, बिहार के जगदीशपुर में इन्होंने संभाला था, तो यहाँ पर ये कर लेंगे आप बिहार में। मौलवी अब्दुल्ला जो शाही है फैजाबाद में इन्होंने संभाला था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए अहम बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत राज्य के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। दूसरा कि भारत के गवर्नर जनरल को इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात और उनका वेतन बढ़ाने का फैसला किया गया। चौथा है कि मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। तो आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखना, आपको बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन को बताना आपको, ध्यान रखना। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि कहीं गलती से आपको जो करना था वो ना करके आपने दूसरा कर दिया, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका गलत है। ठीक है, लेकिन आपसे गलत पूछा है, यानी ये सही हो जाएगा, ये सही है, ये सही है। ठीक है, ध्यान देना, आपसे गलत पूछा है तो इसलिए ऑप्शन जो आपका ये तीसरा वाला यही सही है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे आप, क्या करा कि भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा कि 18वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भारतीय कपड़े की इतनी अधिक मांग थी कि खुद इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। ठीक है, दूसरा कथन है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊन व रेशम निर्माताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कैलिको अधिनियम क्या है, पारित किया था। तीसरा कहा जा रहा है कि भारत में संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ बंडाना शैली के कपड़ों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, तो आपको बताना कि तीनों में से कथन कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन सही है। ठीक है, यानी कि पहला कथन सही है और दूसरा कथन सही है। ठीक है, तीसरा आपका कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर सीरियल वाइज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा कि पहला कथन यहाँ पर रखेंगे कि ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास में भारतीय कपड़े को अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से मुकाबला करना पड़ता था। दूसरा कहा जा रहा है कि 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश सरकार ने भारत से आने वाले कपड़े पर भारी शुल्क थोप दिए, सीमा शुल्क थोप दिए। तीसरा कथन कहा जा रहा है कि 19वीं सदी के अंत में दक्षिणी भारत के सोलापुर और पश्चिमी भारत का मदुरा बुनकरी के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चौथा यहाँ पर कि 1931 में चरखे को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई थी। ठीक है, तो ये भी देखो, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से कथन सही है इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर कथन सही है। कौन सा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी कि ये सही है कथन, दूसरा कथन सही है
और यहाँ पर पहला कथन है ये भी सही है, ठीक है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, ठीक है, और तीसरा वाला गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कि भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रोत्पादन की पहली बड़ी लहर है प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी थी। दूसरा कहा जा रहा है कि भारत में लोहे एवं इस्पात में औद्योगिक विस्तार प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुआ। तीसरा कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान की तलवार में खास विशेषता वाली वुड्स स्टील का प्रयोग हुआ था। ये बिल्कुल सही। देखिए ये भी कथन आपसे पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की तलवार किसकी बनी हुई थी, तो ये वुड स्टील नाम की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखते कौन सा कथन सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपके ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो टीपू सुल्तान की तलवार वुड स्टील को आप याद रखेंगे, ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। तो ये आपके बम्बई थी। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए 1854 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कि भारत में लौह इस्पात कारखानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो पहला देखा कि भिलाई स्टील संयंत्र के लिए अयस्क की आपूर्ति का स्रोत ढूंढने में बंगाल के तांती समुदाय के लोगों ने सहायता की थी। दूसरा है कि टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सुवर्णरेखा नदी के तट पर की गई थी, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है यानी कि सही है, कथन है। तो केवल दो सही है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना कि केवल दूसरा कथन सही है, बाकी एक गलत है, ठीक है। चलिए तो आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर हमने क्या एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी तरह के अगर प्रैक्टिस अपना करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे प्रीवियस के क्वेश्चन हो चाहे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, अगर इसी तरह से आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी की किताबों को तो उसको भी करा दिया गया, हमारे चैनल से जाके बुक को भी देख सकते हैं। समय जब कम है तो आप बुक को क्या करना है आपको कि स्पीड बढ़ाकर देख लेना, ठीक है। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा के आपको देख लेना, बार बार रिवीजन भी करते रहना है किताबों की, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।